हाय गाइज, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर के सभी लघुतरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये प्रश्न केवल 9th क्लास में ही नहीं बल्कि आगे के क्लास में भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और याद कर जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडक क्यों अनुभव होती है? पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडक क्यों अनुभव होती है? चलिए तो इसको डील करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पसीने के वाष्पन के लिए ऊष्मा शरीर से ली जाती है। पंखे में बैठने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है और हमें ठंडक अनुभव होता है। फिर से देख लीजिए आंसर, पसीना के वाष्पन के लिए ऊष्मा शरीर से ली जाती है और पंखे के पास बैठने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है। इस कारण से हमें ठंडक का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा, वायु के प्रति घन मीटर में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। वायु के प्रति घन मीटर में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा दीजिए। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा दीजिए। तो आंसर हो जाएगा, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कपूर डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है। अगला होगा, कि दो ऊर्ध्वपातन पदार्थों का नाम लिखिए। दो पदार्थ का नाम बताना है जिससे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, यानी वो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो पहला हो जाए कपूर, दूसरा अमोनियम क्लोराइड, तीसरा नेफ्थैलिन और चौथा शुष्क बर्फ। इस सब में क्या होता है? ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। दो ही दिया था लेकिन हमने बहुत सारा लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, उन कारकों को लिखिए जो किसी गैस को द्रवित करने में सहायक हैं। उन कारकों का नाम लिखना है जो गैस को द्रवित करने में सहायक होता है। तो कहा जाएगा, उच्च दाब और निम्न ताप दो ऐसे कारक हैं जो किसी गैस को द्रवित करने में सहायक हैं। उच्च ताप और निम्न दाब दो ऐसे कारक हैं जो किसी गैस को द्रव में बदलने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिए और नोटबुक में लिख लीजिए और इन सबको याद कीजिए क्योंकि हमेशा इनकी जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, फैला देने पर गीले कपड़े क्यों जल्दी सूखते हैं? फैला देने पर गीले कपड़े क्यों जल्दी सूखते हैं? आंसर होगा, फैला देने पर गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि फैलाने से उनके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जल के वाष्पन का दर बढ़ जाता है। इसी कारण से वे जल्दी सूख जाते हैं, यानी वाष्पन का दर बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो आंसर होगा, किसी पदार्थ की एक किग्रा को उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। फिर से आंसर देखिए, किसी पदार्थ के एक किग्रा को उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गलन का गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो आंसर होगा, किसी पदार्थ के एक किग्रा को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन का गुप्त ऊष्मा कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, किसी पदार्थ के एक किग्रा को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन का गुप्त ऊष्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो आंसर याद कर लें, गुप्त ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम या जूल प्रति ग्राम है। जूल प्रति केल्विन या कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, दो जो मात्रक है यह क्या है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो आंसर होगा कि बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 335 जूल
प्रति ग्राम या 335 गुना 10 के पावर 3 जूल प्रति किग्रा। 335 गुना 10 के पावर होगा 3, ठीक है, जूल प्रति केजी। ठीक है, सबको अच्छा से याद करें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको 9th क्लास में नहीं बल्कि अन्य क्लास में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो आंसर हो जाएगा जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 जूल प्रति ग्राम या 2260 गुना 10 के पावर 3 जूल प्रति केजी। ये 10 के पावर 3 होगा, 2260 गुना 10 के पावर 3 जूल प्रति केजी। ठीक, ग्राम को केजी में बदल दिया गया है। अगला है, अंतराणुक बलों के आधार पर ठोस, द्रव एवं गैसों का वर्णन कीजिए। अंतराणुक बल के आधार पर ठोस, द्रव और गैस का वर्णन कीजिए। तो आंसर होगा ठोसों में अंतराणुक बल अत्यधिक प्रबल होते हैं ताकि इसे बनाने वाले अवयव कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य स्थान नगण्य होता है। इसी कारण ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है तथा इनका घनत्व अधिक होता है। फिर सुन लीजिए, ठोस में अंतराणुक बल बहुत अधिक होते हैं जिससे बनाने वाले अवयवी कण और इसके बनाने वाले अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य स्थान बहुत कम नगण्य होता है। इसी कारण ठोसों की संपीड़ितता संपीड़ित नहीं किया जा सकता है तथा इस घनत्व तो अधिक होता है। द्रव में अंतराणुक बल इसके प्रबल होते हैं कि वे अवयवी कणों को एक साथ बांधे रख सकते हैं, लेकिन उतने प्रबल नहीं होते कि अवयव कणों की स्थिति निश्चित रख सके। इसी कारण द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है तथा द्रव बहते हैं। गैसों में अंतराणुक बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के अवयवी कण स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं तथा उपलब्ध स्थान को घेर लेते हैं। चलिए, तो आज हम इतना ही रह लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।